हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? तो संडे की सुबह सुबह आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत है आज की क्लास में दोस्त। एक बार सोने वालों को जाग जाने देते हैं भाई, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई साहब क्लास 12th स्टार्ट हो गई है। कैसा जोश है और कैसा माहौल है। हाँ, एंड आई होप कि आपने वेव के पीवाई क्यूज निपटा लिए होंगे भाई। उनके बारे में आज कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बातें कुछ अलग करेंगे भाई आज। चलो मित्र, आओ भाई। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं क्या भाई? हाँ। आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यार संडे को क्लास हो जाएगी। बहुत सुंदर। मेरा मन था यार संडे को आपका एक लेक्चर हुआ नहीं था, मतलब बीच में छुट्टी ले लिया था मैंने तबीयत तबीयत के चक्कर में। अब हो सकता है एक आध छुट्टी में ले लूं भाई, शादी वादी के चक्कर में। अबे अपनी नहीं बे, कोई तो कर ही रहा है भाई। भाई तुम लोगों की नहीं हो रही, अपनी हो गई। बाकी दुनिया में और भी लोग हैं भाई, वो तो कर ही रहे होंगे। चलो दोस्त, सबसे पहले पूरे रूपरेखा डिजाइन करते हैं कि क्लास 12 का कार्यक्रम कैसे चलेगा भाई। हाँ, ये इंश्योर कर लीजिए, कसम खा लीजिए इस बात की कि आज के बाद मेरी तकदीर में खुद लिखूंगा। कसम खा लीजिए इस बात का भाई। बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए ये इस चीज को कि सर आज के बाद जब भी क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, मैं क्लास का क्लास में याद कर दूंगा। मैं क्लास का क्लास में याद कर दूंगा, क्वेश्चन क्लास के क्लास में कर लूंगा, घर पे रिवीजन करूंगा फटाक से, और 11th का रिवीजन साथ साथ चलाऊंगा। सर जब लोगों की 12th खत्म हो रही होगी तब मैं 11th में साथ में रिवाइज कर चुका हूंगा। मुझे वापस से 11th को रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, और 12th तो मैंने साथ में ही कर ली होगी। ये हम साथ लेकर चलेंगे भाई। और जो इस साथ को साथ लेकर चल गया भाई, तकलीफ आएगी, हजारों मुश्किलें आएगी, रुकावटें आएगी, लोग कहेंगे तू क्यों कर रहा है। पर एक बात याद रखना दोस्त, कि जिनको खुद पर यकीन होता है वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। और जिस दिन तुम जीतोगे उस दिन मुस्कुराना और कहना कि ये किस्मत मैंने खुद बनाई है दोस्त। इस बात को भूलना मत। अब बात करते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। आप थोड़ा सा एक बार इंट्रो देखिए 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे ये चलेगी पूरी। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर की बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। एक तो आपको स्थिर आवेश पढ़ाया जाएगा, स्थिर आवेश, हाँ। और इसी के साथ आपको संधारित्र पढ़ाया जाएगा भाई। यानी कि ये दो चैप्टर है, पहला और दूसरा। ठीक है, ये दो चैप्टर आपके लगभग कोशिश है कि जो आपका 20 को एग्जाम है उस तक करने का प्लान है। प्लान अपना ऐसा ही है भाई। 20 तक जो आपका लेक्चर मतलब टेस्ट है तब तक अपना प्लान है भाई ये। अब सुने, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। पूरे 12th फिजिक्स के अगर बात करूं, ध्यान से सुनना, अब वाली बात बड़ी कमाल की है भाई। 12th फिजिक्स में अगर तुझे ये चैप्टर 100% आता है, 100% आ गया, आता है,
आता है, आने लगा है, आने लगा है, या आ रहा है, आ रहा है। तो समझ लेना भाई, फिर 12th फिजिक्स तेरा टिप्स पर होगी। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे 12th फिजिक्स इसी पे डिपेंडेड टोटली। अभी तू समझेगा इस बात को भाई, मैं पूरा खेल समझा दूंगा। आवेश रेस्ट पर है, यानी कि रुका हुआ है। आवेश अगर रुका हुआ है तो वह हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी देख कैसे चलेगा, स्थिर वैद्युतिकी। यस सर। आवेश चलने लगा, गतिमान आवेश पढ़ेंगे हम, गतिमान आवेश। इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी प्लस कैपेसिटर। आवेश चलने लगेगा, वैद्युत धारा। आवेश चलने लगेगा, वैद्युत धारा। हाँ, नियत वेग से चलेगा तो चुंबक के 3 चैप्टर, चुंबक के 3 चैप्टर, उनमें आवेश क्या होता है भाई, नियत वेग से चलता है। तो 3 चैप्टर, 2 चैप्टर ये, 1 चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये। फिर आवेश क्या करेगा भाई, त्वरित गति, त्वरित गति से आवेश चलने लगेगा। हाँ, तो एक तो है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो एक चैप्टर ये, एक ही है। देख 2, 3 और 3, 6, 2, 8 ये हो गए। हाँ, फिर उसके बाद अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी की बात करें तो उसमें 4 चैप्टर हैं। एक तो द्वैत प्रकृति है, क्या है, द्वैत प्रकृति। हाँ सर। एक है परमाणु, एक है नाभिक, नाभिक, परमाणु के अंदर भी आप आवेश के बारे में बात करते हो, नाभिक। और एक है अर्धचालक, यह भी आवेश से ही तो रिलेटेड है, बहुत सारे फंडे यहां पर इनके लग रहे होंगे भाई। तो ये 4 चैप्टर ये हो गए भाई, 8 और 4 हो गए भैया क्या, 12। और 2 चैप्टर आपके रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो 2 चैप्टर ये हो गए, और ये हो गए आपके 16 चैप्टर। ये आपका 12th कंप्लीट, बधाई हो, सिलेबस हो चुका है, नाचो, खत्म। यही है भाई, यही है खेल, यही खत्म। अब आप मोटा मोटा अगर मानोगे ना, सिर्फ इन 2 चैप्टर को भूल जाओ, रे और वेव को, बाकी पूरा खेल आवेश का है, पूरा खेल चार्ज का है भाई, पूरा खेल किसका है भाई, चार्ज का है बेटा। पूरा खेल किसका है, चार्ज का। मतलब मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई होगी भाई, मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई साहब इस पूरी 12th फिजिक्स में ये आवेश का जो खेल है ना, अगर ये बढ़िया से सीख लिया, पहले चैप्टर में अगर आपने जी जान लगा के मेहनत कर ली ना दोस्त, तो आपकी 12th क्लास एकदम टिप्स पर होगी। पहले चैप्टर में आप घबरा गए, आपने मेहनत कम करी भाई साहब, सुबह जल्दी नहीं उठे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पूरी 12th फिजिक्स उड़ जाएगी बेटा, पूरा का पूरा निपट जाएगा भाई। आप दूसरी बुक बनाओ, तीसरी बनाओ भाई, तू गधा नहीं है, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा नहीं, तेरी इच्छा हो जैसे बना भाई, नोट्स तुझे तैयार करने हैं, वो मेरा काम नहीं है भाई। गधों के वाले क्वेश्चन मत पूछा करो, मेरी क्लास में आओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर आया करो, गधे के जैसे क्वेश्चन नहीं पूछना है भाई। हाँ, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब इसमें भी एक फायदा आपको बताता हूं, जो वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, ये वाला वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर ये भाई। हाँ, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, ये ग्रेविटेशन का 50% पोर्शन सेम है, एज इट इज है भाई। पहला 50% ग्रेविटेशन जिसको आता है, ये ग्रेविटेशन का 50% वैसा का वैसा है। दूसरा, जिसको सदिश योग करना आता है, सदिश योग करना नहीं आता वो सीख लेना भाई। बेसिक मैथ्स जो लगेगे, मैं आपको फिर कह देता हूं इस चैप्टर में बेसिक मैथ्स क्या क्या लगेगे। एक तो सदिश लगेगा, जिसको सदिश नहीं आता है सदिश पूरा चैप्टर सीख ले, सदिश योग पूरा चैप्टर सीख लें, सदिश वाला पूरा चैप्टर, वेक्टर जिसको नहीं आता है वो रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना क्लास के बाद।
उसके बाद आवर्तकाल निकालना, आवर्तकाल एसएचएम का, ये आपको पूरा आना चाहिए भाई। इसके बाद आपको गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, मतलब बहुत कुछ मैटर करेगा। गुणोत्तर, समांतर श्रेणी, मतलब बेसिक मैथ्स का बहुत तगड़ा रोल है भाई। क्लियर है ये वाले तीनों चीज। और ग्राफ, ग्राफ तो कोई बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है भाई। क्लियर है, हाँ या ना? स्टार्ट करें चैप्टर को, बोलो हाँ या ना। क्या सिनेरियो एकदम क्लियर है सबके दिमाग में भाई साहब? और मैं आज फिर कह रहा हूं भाई, इन बातों में कुछ नहीं रखा है भाई, ये बातें छोड़, एक बार अपने ऊपर काम कर भाई, अपने ऊपर काम कर। ना किसी दूसरे के ऊपर काम करना है, ना किसी दूसरे को खुद के ऊपर काम करने देना है, सिर्फ आपको खुद के ऊपर काम करना है भाई। जो बदलाव तुझे नजर आएगा ना आज के 3 महीने में, ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा भाई तेरे खुद के अंदर। और तू खुद से फिर आईने के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करके देखना कि 3 महीने पहले तू क्या था और 3 महीने बाद तू क्या है। कोयले की खान से निकला हुआ मेरा कालू बेटा हीरा बन के निकलेगा भाई, अगर तूने मेरी बात मानी तो। नहीं मानी तो भाई साहब इसी चेट में कहां गुम हो जाएगा, अगले साल तेरे से कोई राम राम नहीं करेगा भाई। ओ भैया तुम पिछले बैच में थे, हाँ कहा रहा रिजल्ट? अजी नहीं हुआ साहब, चेट में सेट कर रहे थे हम, तो खुद ही सेट हो गए फिर। तो बेटा तू कहां सेट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज 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 अब पढ़ने में ध्यान दे। चलिए भाई स्टार्ट करते चैप्टर को, बिल्कुल नेगेटिव से स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका पहला टॉपिक ये रहेगा, पर चैप्टर का नाम समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर का मतलब तो है बेटा रुका हुआ, रुका हुआ, हाँ। और वैद्युतिकी का मतलब है बेटा आवेश से संबंधित। किससे संबंधित? आवेश से संबंधित। आवेश से क्या है बेटा? ये संबंधित है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे सर। किसका अध्ययन करेंगे? रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे भाई, रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है सर। क्योंकि जो रुका हुआ आवेश है वो कैसा? मैंने कहा यार ये पेन है मेरे हाथ में रखा हुआ है, क्या ये रेस्ट पर है? हाँ। क्या मैं इसको आवेश मान लूं? हाँ। तो ऐसे जो आवेश है जो हमारे हाथ पे रेस्ट पर है, किसी सतह पे रख दिए रेस्ट पर है, गतिमान नहीं है, उनका अध्ययन हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में करने वाले हैं कि रुके हुए आवेश से क्या क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, बल लगता है कि विद्युत क्षेत्र लगता है कि साहब किसका द्रव्यमान क्या है, इसका परिमाण कितना है, मात्रक क्या है, सारी बातें डिटेल में डिस्कशन चल रहा होगा भाई। तो रुके हुए आवेश से संबंधित हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो इसे में एक वर्ड आया यार चार्ज, कि साहब ये चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है भाई। लिखने का आपको समय दिया जाएगा, चिंता ना करें, बस दिल थाम के बैठे थोड़ी देर। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर कोई बात करे, कोई बताएगा मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई डेफिनेशन बताएगा भाई? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप चिंता मत करिए भाई, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तेरे पास आवेश आ जाएगा तो तू भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जिसके पास भी आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा भाई। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का
किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। अच्छा, मैंने कहा मान लो मेरे ऊपर आवेश हो तो मेरे चारों तरफ भी एक फील्ड उत्पन्न होगा जिसको हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। भाई कैसे पता चलेगा सर? आपने दो चुंबक को देखा होगा भाई। हाँ, ये मेरे हाथ दो, अगर दोनों चुंबक के इनको पास ले जाऊंगा तो हो सकता है फटाक से चिपक जाए, हो सकता है प्रतिकर्षण करे। मेरे हाथों को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लूं बेटा, तो ये मेरे हाथ फटाक से या तो चिपक सकते हैं या फिर फटाक से दूर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई साहब इनके बीच में आकर्षण लग रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत ध्रुव आकर्षित करेंगे, पर हवा में खेला हो जाता है बेटा। ऐसा नहीं है, दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है। ऐसे क्या होता है, मेरे ऊपर आवेश आ जाए तो मैं दूर से तेरे ऊपर बल लगा सकता हूं। हाँ सर, वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा? मैंने कहा बात करेंगे अभी। कितना मैं बल लगाऊंगा उस बात का एहसास ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देता है। क्या देता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देता है। अब यहां पर कुछ बातें हैं कि अगर रुका हुआ आवेश है, क्या है? रुका हुआ आवेश। रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश मतलब आवेश रेस्ट पर है। यानी कि यहां पर एक आवेश है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ये तो? हाँ, ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर का क्या मतलब है कि इसका वेलोसिटी जीरो है, इसका चाल क्या है बेटा? जीरो है। हाँ, तो ये क्या बनाएगा मित्र? ये केवल और केवल क्या बनाएगा दोस्त? ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छा सर, तो आवेश तो गति भी कर सकता है भाई। हाँ, और जब गति करता है तो दो प्रकार से करता है। या तो वो नियत वेग से गति करे या फिर त्वरित गति करे। कभी वेग ज्यादा कभी कम। हाँ या ना? हाँ, मतलब सर अगर नियत वेग से गतिमान आवेश है, किससे? नियत वेग से गतिमान आवेश। नियत वेग से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? अगर वो नियत वेग से गतिमान है, हाँ, तो फिर भाई साहब वो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा? वैद्युत क्षेत्र तो करेगा ही। हाँ, तो भाई ये मत भूल जाना, वैद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पर अगर वह त्वरित वेग से, त्वरित गति, त्वरित गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जो बेटा तू रात में कहता है ना मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, तो तेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, पर तेरी आवाज तेरे बाबू तक जिसने पहुंचाया वो कौन है? वो ये है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। लिखना स्टार्ट करें। लिखना स्टार्ट करें यहां से। थोड़ा जल्दी लिखे, पानी भी नहीं है भैया।
लिखते चले भाई। पानी पानी। ये लिखे हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग लगी हुई है ऊपर, वैद्युत आवेश उसके बारे में, और तीनों स्टार पॉइंट। शनिवार को आपके मतलब आपने प्लानर देखा होगा बेटा, मेरी बात सुने। मतलब शायद 17 या 18 दिसंबर से फिर आपकी रेगुलर, जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक शनिवार को अकॉर्डिंग टू प्लानर क्लास है बेटा आपकी। नोटेड। अभी शुक्र मनाओ बेटा कि अगर शनिवार को आपकी, इस बात को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, मैं सही बताऊं। इस बात के पीछे आप ये माइंड सेट मत रखो दोस्त कि सिलेबस जल्दी हो जाएगा। माइंड सेट ये रखिए कि अगर कोई क्लास आपकी नहीं हुई है, गलती से कैंसिल हो गई, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई कि आपका कोई रिवीजन नहीं हुआ था, आपका कोई काम अधूरा था, पेंडिंग वर्क आप पूरा कर लो उस टाइम ड्यूरेशन में। क्योंकि एक बालक क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा काम निपटा रखा होगा भाई, एकदम बराबर चल रहे होंगे भाई। ठीक है। सर आपका पढ़ाया समझ नहीं आता, आएगा भी नहीं बेटा। क्यों पढ़ाए चक्कर में, नहीं आएगा, मैं खुद कह रहा हूं। मत कर टाइम पास इधर। मेरा पढ़ाया तो समझ नहीं आता, पर लड़के के भेष में लड़की चेट कर ले इसको पूरा समझ आता है। इतना बेवकूफ बन जाता है भाई, पूछो मत आप। मैं जानता हूं भाई इनको, जो साक्षात दिख रहा है सब कुछ, वो नहीं समझ आएगा। लड़के के भेष में कोई लड़की चेट कर ले भाई, हेलो बाबू, तो बेटा उधर भी बाबू ही है, बाप भी नहीं है उधर, पर उसको बाप भी समझेगा कि ओहो ये तो बेबी डॉल है, फिर रोता रहेगा। चलो भाई कोई बात नहीं। आवेश को, आवेश को कैपिटल क्यू या छोटे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं, मुझे तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते लगभग 4-5 महीने हो जाएंगे तुम्हारे बेच को भाई। अब जब तुझे समझ नहीं आ रहा था भाई, तो 4-5 महीने से कर क्या रहा था। हाँ, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगा भाई, मैं खुद ही कह देता हूं, मैं खुद ही हार मान लिया हूं, अब तो मैं तुझे नहीं समझा पाऊंगा भाई। क्योंकि तेरे से मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं भाई कि मुंह फुला के बैठ जाऊं ये वो। जहां समझ आए वहां से पढ़ो दोस्त, काहे करते हो, या फिर ठंडे पानी से नहाएगा। ये बालक को निराओ ठंडे पानी से, आओ भाई। आवेश को क्यों, आवेश को कैपिटल क्यू या छोटे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक बताओ भाई, आवेश का मात्रक। अब छोटी छोटी बातें, इनमें कोई समझाने लायक बात नहीं है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भैया, कूलाम। हाँ सर, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, अच्छा एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम सीजीएस में। अब मेरे से कोई ये कह दे कि साहब आप एक कूलाम को चेंज करके बताओ, तो आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना सिखाया था, याद करिए, विमीय विधि से। बाकी तो आपको याद रखना, वैसे पूछा तो नहीं जाता कहीं पर ज्यादा ये, पर फिर भी याद रख लो तो कोई बात नहीं भाई। अच्छा, आवेश का एक और मात्रक होता है फेरड, फेराडे नहीं फेरड। एक फेरड में 96,500 कूलाम आवेश होता है।
फेराडे नहीं है बेटा, ये फेरड है, फेरड। एक फेरड में। ये बातें आपको थोड़ी सी लर्न करने वाली है, वैसे पूछेगा कोई नहीं, पर फिर ठीक है भाई, मुझे याद है तो तुम्हें भी याद हो तो अच्छा है। यह भी ठीक है साहब, एक कूलम एक फेरड में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ये मिली कूलम का मतलब है 10⁻³ कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। नैनो कूलम का मतलब है 10⁻⁹ कूलम। कम से कम ये तीन बातें आपको और याद होनी चाहिए, कन्वर्जन के टाइम पर आपके काम आएगी, बहुत काम आएगी। मिली और माइक्रो में बहुत बातें होती है भाई, इतना माइक्रो कूलम आवेश है, तो माइक्रो कूलम को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए भाई, वो आपको आना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने कहा था ना भाई। फेराडे होती है बेटा, वो फेरड नहीं होती है, कैपेसिटी का होता है वो, फेराडे होती है बेटा, ये फेरड है। फेराडे फेराडे, उल्टा बोल दिया भाई, अंग्रेजी में बोल रहा था। ये कॉपी कर भाई फटाफट। ये फेराडे है बेटा, फेराडे है, सॉरी, वो अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी में, अंग्रेजी में फेरड बोल सकते हैं उसको, पर हिंदी में फेराडे बोलेंगे भाई। चलो, अब अगर हम बात करें कि आवेश का सबसे पहली बात, एक और छोटी बात, आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है बेटा? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि से क्या फायदा हुआ कि भाई साहब, अदिश राशि मतलब इसके कोई दिशा नहीं है। जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किसमें कंसिडर किया कि भाई साहब ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है दोस्त? स्केलर है। तो इसको भाई साहब डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। आपसे कोई कहे 5 कूलम और 3 कूलम और -1 कूलम, बताओ टोटल कितना? 7 कूलम। भाई अदिश राशि से आप इसका बीज गणितीय योग कर सकते हो। जैसे आपसे कहे Q1 बराबर प्लस का 5 कूलम, Q2 बराबर प्लस का 8 कूलम और Q3 बराबर माइनस का 2 कूलम, तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? तो आप इसका बीज गणितीय योग कर दोगे, कोई सदिश योग की जरूरत नहीं है। 5 + 8 - 2, 8 और 5 हो गया भैया 13 में से 2 गया 11 कूलम प्लस का। तो ये इसका फायदा हुआ भाई कि हमें डायरेक्ट सदिश योग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बीज गणितीय योग हो गया। आवेश का सबसे छोटा मान कितना है? आवेश का सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना है भाई? आवेश का सबसे छोटा मान कोई बताएगा बेटा? आवेश का सबसे छोटा मान कितना है दोस्त? आवेश का सबसे छोटा मान है भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि Q बराबर A, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का सबसे छोटा मान है भाई, इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर है तो सही, मेसोन और क्वार्क कण ढूंढे जा चुके हैं जिनका मान ±E/3 ±2E/3 होता है। हमारे लिए, हमारे फिजिक्स में हमारे लिए सबसे छोटा मान 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटे को हम नहीं जानते। मन में जानते हो अलग बातें, मन में जानते हो अलग बातें, पर इससे छोटा मान हमारे लिए है ही नहीं। हमारी पूरी फिजिक्स 1 इलेक्ट्रॉन से चलेगी छोटे मान में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मुझे लगता है ये तो सब जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है धनावेश, हाँ सर, और एक होता है साहब ऋणावेश। क्या होता है दोस्त? एक धनावेश और एक होता है ऋणावेश।
धनावेश जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋणावेश जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अच्छा, यानी कि साहब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मूलभूत नियम क्या कहता है भाई? मूलभूत नियम क्या कहता है? मूलभूत नियम क्या है? फंडामेंटल लॉ क्या है ऑफ चार्ज? कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। यानी कि अगर प्लस और प्लस या माइनस माइनस की बात करें तो इनमें दुश्मनी है, यानी कि भाई साहब ये दुश्मन है, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण है। पर अगर मोहब्बत की बात करी जाए तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये प्यार करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट नेचर, यानी कि इनमें आकर्षण है। पर जीवन में हमेशा अपोजिट नेचर वाले प्रेम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। आपने देखा होगा जोड़ियां किन के बीच में भी बन जाती है भाई, या सिर्फ प्लस और माइनस माइनस प्लस के बीच में ही प्रेम हो सकता है, आकर्षण का बल लगता है साहब। अब अपवाद तो होते जीवन में, पर यहां नहीं है दोस्त, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने कि क्या और छोटी छोटी बात करते हैं भाई। आजा राजा आजा। कि सम धनावेशित धनावेशित प्रतिकर्षण, माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस आकर्षण। मैंने कहा यार जो प्रोटॉन की बात करे, किसकी बात करे? प्रोटॉन की। जो बात करे इलेक्ट्रॉन की, कोई प्रोटॉन की बात करता है, कोई इलेक्ट्रॉन की बात करता है, कोई न्यूट्रॉन की बात करता है। हाँ, प्रोटॉन पर अगर द्रव्यमान की बात करें तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात करें तो बताओ, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो बताओ। सर ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और सर मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर कितना, यहां जीरो है, यहां पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम माइनस का। हाँ या ना? क्या ये भी आप सब जानते थे भाई? बेटा निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा, बेटा कोई ना कोई धो देगा अभी, बात करने के चक्कर में। पढ़ ले बेटा, तू सबसे हंसी, सबसे जवा। सौंदर्य साबुन निरमा। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। एक होता है बेटा स्पेसिफिक चार्ज, जिसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या होता है दोस्त? बता रहे? यह होता है भाई साहब Q/M का अनुपात। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। जिम चल रही है बेटा अभी, देख तेरे सामने तुझे लगता था ये ले, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज्यादा करूंगा बेहोश हो जाएगा भाई तू। ये चल रही है जिम। सुने दोस्त, अब अगर मैं आपसे कहूं, आपको अल्फा कण भी पता है क्या? अल्फा, अल्फा कण जिनको नहीं पता है देख लीजिए भाई, जिनको नहीं पता है देख लीजिए भाई। अल्फा कण होता है 2He4, हीलियम का नाभिक प्लस 2 आवेश। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी कर करके देख लेंगे अपन। यानी कि मास ऑफ अल्फा होता है 4 MP और मास चार्ज ऑन अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लिख लीजिए भाई। अबे 12 नहीं थी वो, 120 था। गिनती करने में गलती हो गया बे। कॉपी करते चले भाई। हो गया ये? बोलो हाँ कि ना। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने सीखी भाई यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, सबका ही जानते हैं भाई हम। विशिष्ट आवेश भी हम जानते हैं भाई। अरे बस कर पगले, पढ़ाने दे भाई। हाँ, एक और बात जो मैं भूल जाता हूँ भाई, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हैं, प्रेम बना रहे और खूब खुश रहो। अब सुनो दोस्त, ये बातें होने के बाद हमने कहा यार आवेश के बारे में बातें हुई, हमें बहुत अच्छा लगा भाई कि आवेश के साथ ये बातें। मैंने कहा हाँ, आवेश के साथ ये बातें कि आवेश क्या होता है, कितना होता है, छोटा बड़ा जो भी है भाई साहब, न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, आदिश है, सदिश है, हाँ या ना, द्रव्यमान किसका कितना, ये सारी बातें हुई। पर हमने कहा यार किसी परमाणु के बारे में बात करो, एटम के बारे में। किसके बारे में बात करो बेटा? परमाणु। परमाणु आवेशित होता है कि उदासीन होता है? कोई सा भी एटम ले लो भाई, किसी का भी, सोडियम का, किसी का भी ले लो भाई। परमाणु के बारे में अगर आप बात करोगे, एटम के बारे में, एटम के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? एटम के बारे में आप क्या जानते हो? उदासीन होता है या आवेशित होता है भाई? ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा कि यार हमने क्या किया मित्र, एक परमाणु ले लिया भाई सोडियम का 11Na23, क्योंकि ज्यादा केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है ना भाई, ये आती है भाई। नहीं तो तू कहेगा अभी 2He4 ले लूंगा, हीलियम का एटम ले लूंगा भाई, इतनी भी आती है भाई मुझे। तो हमने कहा यार अगर ये सोडियम का परमाणु है तो क्या इसमें 11 प्रोटॉन है और ये 11 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? बताइए इस पे कुल आवेश कितना है? कुल आवेश कितना है? कुल आवेश है भाई साहब 11 माइनस 11 यानी कि 0। यानी कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उस पे आवेश 0 नहीं है, कुल आवेश 0 है। यानी कि उदासीन का क्या मतलब है? आपसे कहे कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, उदासीन वस्तु का मतलब क्या है? कुल आवेश का 0 होना, कुल आवेश 0 होना। क्या ये बात समझ में आई है सबको? बोलो हाँ या ना। अरे वाह, धन्यवाद 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 साहब। हाँ सुनो भाई, ये तो बात समझ आई सर हमें। थैंक यू भैया। हाँ,
अब हमने कहा कि यार प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन को तो हिला डुला सकते नहीं है। हाँ, अब हमने कहा यार ये 11 तो इसमें क्या है भाई साहब, प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, मैंने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकाला भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बताओ क्या खेल हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पे क्या खेल होगा दोस्त, कि यहां पर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कुल आवेश बताओ भाई, अब कुल आवेश बताओ बेटा, कुल आवेश बताओ। तो आपने कहा 11 माइनस 10 सर प्लस का 1। ओहो, मतलब सर आपने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला ये तो धनावेशित हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। तूने कहा सर रुको 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 रुको, मैंने कहा रुका हुआ हूं दोस्त, रुका हुआ हूं कि सर ये देखो मैं क्या करता हूं कि ये 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर तो मित्र क्या होगा। मैंने कहा यार मेरे भाई देख, 11 तो प्रोटॉन तेरे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, अरे एक जोड़ दे। हाँ, तो भाई साहब हमने कहा कुल आवेश बताओ रे। अब क्या खेल हुआ कि 11 माइनस 12 माइनस का 1। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कि सर देखो बात ऐसी है कि आपने हमें आवेश पढ़ाया, बहुत अच्छी बात था, पर आवेशित कैसे होती है कोई वस्तु, उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है या निकालना पड़ता है। हाँ, कोई भी वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ने और निकालने के प्रक्रिया को कहते हैं आवेशित करना। क्या कहते हैं बेटा, आवेशित करना। चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एडिशन और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, कि इसमें किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है या फिर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ बॉडी। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनावेशित होते, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, जोड़ेंगे तो ऋणावेशित होगी। अरे मैं तेरे को अगर मान ले इलेक्ट्रॉन दे दूं तो तेरे पास कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव, तो तू ऋणावेशित हो गया। मैं तेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे अंदर, 2 ना, निकाल लूं तो तू क्या हो जाएगा बेटा, धनावेशित हो जाएगा, हाँ या ना। पर धनावेशित होने का क्या मतलब है, ये सुने, ये हो गई बेटा धनावेशित। धनावेशित होने का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन में कमी है क्या, या धनावेश में अधिकता है। धनावेशित होने का क्या मतलब है बेटा, इलेक्ट्रॉन में कमी है या ए भैया पढ़ा दो यार, ऐसे क्या ही कर रहे हो। वाह, ध्यान से सुनिएगा। धनावेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी, ऋणावेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉन में अधिकता। बच्चा समझता है धनावेशित का मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन वही है बेटा, प्रोटॉन तो वही है, यहां भी 11 है यहां भी 11 है। धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी है और ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन में अधिकता है। एक बार डायग्राम बना के एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं बेटा, अभी जूलॉजी मोड ऑन करने के मूड में हूं नहीं भाई मैं, अभी फिजिक्स का मोड ही दिखने दो भाई। पर बेटा मेरी बात ध्यान रखना, अपने इलेक्ट्रॉन बचाए रखें। न्यूट्रल रहोगे ज्यादा अच्छा है। हाँ,
सच बता रहे हैं। कोई आवेशित करके चला जाएगा बेटा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आवेशित नहीं होना है, न्यूट्रल रहे, मस्त रहे। चलो दोस्त ध्यान से सुने, अब आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, किसी साथ साथ लिख सकते हो। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने व जोड़ने की प्रक्रिया आवेशित करना कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आवेशित करना कहलाती है। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। धनावेशित मतलब साथ साथ भी लिख सकते हो बेटा, सब पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। लिखते चलें दोस्त। बेटा राजनंदनी, हाँ है ही नहीं बेटा राजनंदनी इधर, ये राजनंदन है भाई। छोड़, पढ़न दो, करन दो इनका काम जो करे। ये हो गया दोस्त। सुन मित्र, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्त, कि भाई साहब आवेशित तो कर लेंगे। आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब मैंने आपसे कहा कि यार आवेशित कैसे करते हैं भाई, आवेशित कैसे करते हैं भाई? तो आवेशित करने के मेथड्स हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मेथड है। चार्ज करने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ने के कुछ मेथड हैं भाई। आपने अपने डेली लाइफ में फील किया होगा भाई, जो सबसे प्यारा मेथड, फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि। अभी सर्दी में तो इतना फील करोगे कि पूछो मत भाई। घर्षण विधि सर्दी के टाइम पर आप बहुत ज्यादा फील करोगे, क्योंकि सर्दी के टाइम पर हम क्या करते हैं भाई, रुई वाले जो कंबल है, सॉरी रुई वाले नहीं, जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, उस टाइप का जो मटेरियल है, उस मटेरियल से जो हमारे कंबल बने होते हैं, ओढ़ने के कंबल होते हैं, उनका ज्यादा यूज करते हैं। कोई सोफा होगा भाई, उसमें वो क्या बोलते हैं भाई, मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके यार, मखमल की जो चद्दर होती है भाई, वो लगी होती है, उसमें आप बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद उठकर किसी को टच कर दो। हाँ,
तो झटका इतनी तेज तक लगेगा कि उसके दिल तक पहुंच जाएगा भाई। समझ गया बात को? तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया था पिछले साल भाई। यहाँ पर एक गद्दा, एक सोफा लगा हुआ है, उस सोफे में ऐसे हाथों को भाई साहब ऐसे रगड़ा बहुत देर तक, तो मेरी बॉडी चार्ज हो गई भाई। और जैसे टेस्टर आता है वो लाइट चेक करने का जिसमें पीछे लाइट जलती है, जैसे मैंने टेस्टर के टच किया भाई, बकायदा उसकी लाइट जली भाई। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है बेटा, कि वस्तुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल बंध से बने होते हैं। मान लो ये ए और ये बी, इनको आपस में रगड़ोगे तो ये गर्म होगी हथेलियां, हाँ गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई साहब किसी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है जो दुर्बल बंध से बना है, वो उस ऊर्जा को लेगा और वहां से भागेगा और दूसरी वस्तु में चला जाएगा। भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए भाई, अरे चाहिए कि नहीं। तो यहां से भाग के दूसरी वस्तु में चला गया, जिससे निकला उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसमें गया उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो भाई साहब ये वस्तु तो हो गई क्या भाई, धनावेशित, और ये हो गई क्या, ऋणावेशित, हाँ या ना। सेम आप ये फील करते हो चलते चलते किसी को, मान लो आप जनरली आप दरवाजे से टच हो जाते हो तो आपको झटका लगता है, हाँ कि ना। अब मुझे पता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें कुछ और झटके लगते होंगे भाई, पर अभी ये घर्षण वाले झटके की बात कर रहा हूं बेटा, घर्षण विधि के कारण जो झटका लगता है भाई उसकी बात कर रहा हूं दोस्त मैं। तो घर्षण विधि क्या है भाई, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, हाँ। और वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आपने वो देखे बेटा, बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, वैसे आज का लेक्चर बहुत आसान है। आपने बड़े बड़े टैंकर देखे होंगे, पेट्रोल वाले, डीजल वाले भाई, सड़क पे चलते हुए, उनके पीछे जंजीरें लगी होती है भाई। जंजीरें मतलब लोहे की चेनें लटकी हुई होती है भाई। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए दोस्त कि जब वो चलते हैं तो भाई साहब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है भाई, टैंकर चार्ज हो जाता है। अब अगर समय पे वो न्यूट्रल नहीं किया गया तो उसको भूसंपर्कित करने के लिए वो जंजीरें लटकी होती है। जंजीरें जैसे ही धरातल से टच होती है तो वो सारा आवेश ग्राउंड में चला जाता है, नहीं तो उसमें भाई आग लगने का खतरा हो जाएगा। तो घर्षण विधि की वजह से आवेशित होता है भाई। तो ये एक बार कॉपी कर ले दोस्त, घर्षण विधि। वैसे इतना ये बोर्ड लाइक बोर्ड का कंसेप्ट है मतलब, पर अपने भी कहीं काम आ जाए तो भाई पता तो होना चाहिए ना, कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए घर्षण विधि क्या होती है। बोर्ड में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रटे रटाए, वो बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है, कौन धनावेश, वो रटे रटाया आंसर है भाई, वो हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमें तो पता होना चाहिए एक्चुअली खेला क्या है। अब इसके बाद है भाई साहब, एक है चालन विधि और एक प्रेरण विधि। चालन विधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। चालन विधि, कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन। मोबाइल चार्ज किया क्या बेटा? मोबाइल चार्ज किया आपने, कैसे किया भाई मोबाइल चार्ज? कि साहब मोबाइल डिस्चार्ज होता है,
और चार्ज करने के लिए साहब उसमें तो चार्जर भी चाहिए होता है। मैंने कहा हाँ, क्यों चार्जर चाहिए? चार्जर का खेल अलग है भाई। पहली बात वो एसी को डीसी में बदलता है, दूसरा वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, इसलिए चार्जर चाहिए। और दूसरा संपर्क कांटेक्ट बनाता है। आजकल सर बिना कांटेक्ट के भी, मैंने कहा वो भी बात करेंगे भाई, प्रेरण विधि भी होता है भाई। क्या होता है? प्रेरण विधि से भी हो जाता है ना। वाईफाई चार्जिंग आ गई आजकल, वो अलग चीज है। तो दोस्त मेरी बात सुने, एक्चुअली मैं खेल क्या है, चालन विधि में एक वस्तु आपके पास आवेशित है। क्या है बेटा? आवेशित वस्तु है, ये आवेशित है। कौन सा आवेश है? मैंने कहा इसके पास धनावेश है, मान लेते हैं इसके पास क्या है बेटा? धनावेश। और एक वस्तु है हमारे पास ऋणावेशित, सॉरी न्यूट्रल, उदासीन है। सॉरी बच्चा, ये उदासीन है। हाँ, अब जैसे ही मैं इसके पास रख दूंगा, क्या ये आवेशित हो गई? क्या नहीं सर, पास रखने से आवेशित नहीं होगी, कुछ कुछ तो होगा सर। कुछ कुछ हो सकता है भाई, ये नेचर है, हो सकता है। हाँ अच्छा, मैंने कहा तो फिर क्या किया कि भाई साहब इनको जैसे ही संपर्कित किया जाता है, दोनों को कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, या तो टच कर दो या जोड़ दो, तो होगा क्या कि आवेश यहां से यहां जाना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, और तब तक जाता है जब तक विभव बराबर नहीं हो जाए। आवेश बराबर नहीं बोला, विभव बराबर ना हो जाए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? आवेश हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। पानी जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। हाँ कि ना? होता है ना। हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर बात करें तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब जाता जाएगा, मान लो इसमें क्यू आवेश है, हाँ इसमें भी जाता जाएगा जाता जाएगा। एक टाइम क्या होगा भाई, ये भी आवेशित हो जाएगी। हाँ, और दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। भाई तूने मोबाइल चार्ज ऐसे ही तो किया होगा कि खुद को भी चार्ज कर लिया कभी? क्या रे भाई, तूने मोबाइल चार्ज कैसे किया? ऐसे ही किया सर। मोबाइल चार्ज कैसे किया? ऐसे ही किया। इसको यहां रख दे भाई। क्या है रे, बस कर। तो दोनों वस्तुओं में क्या आ गया भाई? समान प्रकृति का आवेश आया, समान आवेश नहीं बोला है। फिर ध्यान दे, मेरी एक एक बातों पर ध्यान दे। मैंने कहा भाई साहब इस पर आवेश हो गया, मान ले आवेशित होने के बाद Q1, और इस पर आया Q2। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि जब आपने चालन विधि से इनको आवेशित किया तो Q1 और Q2 दोनों बराबर होगा, नहीं बोला। मैंने क्या बोला? समान प्रकृति का। अगर ये नेगेटिव होती तो इसमें भी नेगेटिव होता। पहली बात, दोनों उदासीन वस्तु, दोनों वस्तुओं में समान प्रकृति का आवेश होता है। आवेशित होने के बाद अब इसमें भी एक मजा है दोस्त। क्या कि अब तो कहेगा सर ये बताओ, ये तो ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु के साथ आवेशित करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव के साथ संपर्क में लाएंगे तो नेगेटिव आएगा। सुन भाई सुन ले, पर सर कितना आएगा ये बताओ? क्वेश्चन तो यहां से बनता है दोस्त। क्वेश्चन पता है कहां से बनता है? ये नहीं बनता कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्वेश्चन बनता है कि कितना आएगा। तो अब ध्यान से सुन। वैसे इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो तो आपको थोड़ा आगे पता चलेगा, पर अभी जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्या ये दोनों गोले समान त्रिज्या के हैं, हाँ या ना? ध्यान से सुनना। इसके पास क्या है बेटा? इसके पास है क्यू आवेश। क्या है बेटा? क्यू आवेश। हाँ,
इसके भी त्रिज्या आर, पदार्थ भी समान, सब कुछ समान। इसका आवेश कितना है? मैंने कहा इसका 0 है। हाँ, देखता रहना बेटा, चीजों को सीखता रहना। ए और बी को संपर्क में लाकर हटा दिया जाए तो बताइए दोनों के पास अंतिम आवेश। क्वेश्चन है, ए व बी को संपर्क में लाकर अलग रख दिया जाए तो अंतिम आवेश कुछ नहीं करना मित्र। अगर सब कुछ समान है तभी ये कंसेप्ट लागू होगा। त्रिज्या समान, दोनों लोहे के, दोनों तांबे के, अलग अलग है तो फिर हम विभव पढ़ेंगे, वहां पर किसी भी त्रिज्या का अलग अलग प्रकृति, सब कुछ चेंज करने के बाद भी जो भी है तब भी हम आवेश निकालना सीखेंगे। पर अभी जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे कूलाम के नियम पर, उस कूलाम के नियम पर आपको ये समान त्रिज्या सब कुछ सेम वाले गोलों को चिपकाकर दूर कर दिया जाएगा, फिर बल पूछेगा। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट आप समझ सकते हो कहां से भाई? आपने पानी की टंकियां, अगर मैं कहूं कि घर की छत के ऊपर 2 पानी की टंकी बना दे बेटा, बिल्कुल फील के साथ सिखाऊंगा मित्र, चिंता मत कर, तेरा भाई है इधर। क्या ये दोनों पानी की टंकियां आपको सेम हाइट, सब कुछ सेम नजर नहीं आ रहा दोस्त? सेम हाइट, लेंथ वेंथ सब सेम। हाँ, तूने क्या किया दोस्त, नीचे से एक पाइप लगा दिया यहां भाई। किस पाइप के थ्रू इसमें पानी जा सकता है? हाँ, और बीच में एक नल है। यह टंकी फुल भरी है। हाँ, और ये पूरी खाली है। ये टंकी फुल भरी है और ये खाली है भाई। हाँ, अब इस पाइप को जैसे, इस टेप को जैसे तू खोलेगा मित्र, हाँ, क्या पानी यहां से यहां जाना स्टार्ट करेगा? कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। लेवल बराबर होने का मतलब विभव बराबर, और लेवल बराबर होते सब कुछ सेम था, इसलिए बेटा क्या होगा? आधा आधा आवेश, आधा आधा पानी जाएगा दोनों में। अरे ये तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, बोतल लेके भी कर सकते हो, 2 बोतलें लेकर बिल्कुल बराबर रहेगा एकदम। 2 पानी की बिस्लेरी की बोतल लेना, बीच में एक रिफिल लगा देना, पानी इधर से इधर एक को फुल भर देना, एक को बिल्कुल खाली। पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों का समान बराबर पानी आधा आधा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ही यहां लगाया है दोस्त। यहां पर हमने कोई ज्यादा अक्ल लगाने की बात नहीं है। तो फाइनल जो आवेश होगा भाई, इसके लिए वो Q1 प्लस Q2/2, यानी कि अंतिम आवेश Q प्लस 0/2, आधा आधा, आधा आधा। पर ये सिर्फ किसके लिए है दोस्त? ये सिर्फ समान त्रिज्या, समान सब कुछ सेम हो उसके लिए था दोस्त। क्या बेटा? सब कुछ सेम हो उसके लिए था। Q/2, Q/2 दोनों पर। क्या क्या मेरी बात समझ आई है मित्र? बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत सुंदर। फिर मैंने अगला एक क्वेश्चन दाग दिया तुम्हारे ऊपर भाई। भाई इसके ऊपर 2Q आवेश है। हाँ, और इसके ऊपर माइनस का 3Q आवेश है। हाँ, ये A और ये B संपर्क में लाकर अलग करने पर अंतिम आवेश। चलिए भाई जवाब देंगे मित्र। नोट करवाएंगे भाई, रुक तो जा, समझ तो ले गधेड़े, कि जीवन भर नोट ही करेगा, कुछ नहीं करना। Q1 प्लस Q2/2, Q फाइनल 2Q। यहां तो आवेश सदिश राशि, चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस का Q/2। दोनों के ऊपर
क्या फाइनल चार्ज आया दोस्त? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है, हाँ या ना? अरे बोलो राजा। आई नो अभी बाजा बजने वाला सीजन चल रहा है, पर जिस हिसाब से तुम्हारा शक्ल है ना, तो घर वाले तुम्हारा बाजा बजाने को तैयार है ना भाई साहब। तुम्हारे कोई रिश्तेदार बजने देंगे अभी बाजा भाई? वैसे रिश्तेदार तो तेरा भाई साहब कुछ नहीं कर पाया जीवन में, तो आगे बाजा नहीं बजने देगा बेटा, इसलिए पढ़ाई कर ले। यहाँ पर भी -q/2 -q/2 कॉपी करें। और गलती से बाजा बज गया और भाई साहब जीमने आ गए, खाना वाना रखा तूने आ गए, तो चार कमियां और गिना देंगे। अरे भैया पूड़ी तो जली हुई थी, सब्जी अच्छी नहीं दी। अरे हमको भी जाना है आज शादी में। कॉपी कर ले भाई। और बेग कितना जाना है भाई? अच्छा ये भी करना है, करो भाई। हाँ हाँ, संडे लगाया है तो मैंने सोचा था आज बहुत बेसिक चीजें तो आज मैं करा दूंगा भाई। मतलब कूलाम के नियम से पहले तक की सारी कहानियां हम आज करेंगे। अरे कौन भाई, कौन गाली दे रहा है? कॉपी करे भाई। नोटेड। अरे ये हो गया क्या? चलो भाई चलो आओ। इसके बाद अगली विधि है प्रेरण विधि। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रेरण विधि। इंडक्शन। अब सुने दोस्त, चालन विधि में कुछ भी होगा तो उसके लिए टच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? टच करना पड़ेगा। चालन विधि कहते हैं बेटा बिना संपर्क में आए मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अगर तुझे आवेशित होना है तो तुझे मेरे को टच करना पड़ेगा। ये कौन कहती है? कंडक्शन। प्रेरण कहती है कि भैया हम बिना टच करे तुझे चार्ज कर देंगे भाई। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तो हमने कहा ये एक आवेशित वस्तु थी, हाँ बड़ा कॉन्फिडेंस में रहती थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और क्या कहते थे कि बस मेरे पास बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए चार्ज कर देंगे। तो हमने कहा ये लो भाई, ये निरावेशित वस्तु को पास रख दिया दोस्त। क्या कर दिया? एक निरावेशित वस्तु को पास रख दिया। ये तो है बेटा आवेशित, यस सर, और ये है निरावेशित। अब देखो भाई, जैसे निरावेशित वस्तु को पास रखा तो देखो क्या खेल हो गया भाई। निरावेशित वस्तु का मतलब ये थोड़ी कि उसमें आवेश जीरो है, कुल आवेश जीरो है भाई।
तो भाई साहब हम देखते हैं यहां पर क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, यस सर, और यहां आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज, ध्रुवित हो गया भाई। ध्रुवित मतलब भाई ये प्लस आवेश था, इसने भाई साहब इसको प्यार के बंधन में बांध लिया नेगेटिव चार्ज को, और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया कि चल भगना। अब मुझे बताओ क्या ये आवेशित हो गई हैं? 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 हाँ या ना? क्या ये आवेशित हो गई है, मुझे ये बताओ। कुछ लोगों को लग रहा होगा आवेशित हो गई, भाई अरे गधा नहीं हुई है। इसने कहा मैं बिना टच करे आवेशित कर दूंगी, मैंने कहा नहीं हुई, अंदर कुछ कुछ हुआ है भाई। क्या कुछ कुछ हुआ? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए, मतलब आवेशित होने को तैयार है पर आवेशित नहीं हुई। क्यों? जब तक ना कुछ बाहर निकलेगा ना बाहर से कुछ अंदर आएगा, तब तक आवेशित हो ही नहीं सकती भाई। और वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। जब तक इसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए या बाहर चला जाए, आवेशित होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा या जाना पड़ेगा रे। हाँ कि ना? हाँ। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कैसे जाए? तो हमने कहा यार इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा मित्र, इसको सेकंड स्टेप में भाई साहब भू संपर्कित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मित्र? भू संपर्कित करना पड़ेगा। रास्ता तो देना पड़ेगा ना मित्र, हाँ या ना? नहीं तो बदमाशी हो जाएगी। तो हमने कहा यार ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से के नीचे चला जा, ये कहता है कि मैं तेरे प्यार में बंधा हुआ, ये आकर्षण बल में बंधा हुआ, ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज जाता नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहता है कि मैं नीचे से इलेक्ट्रॉन खींच दूंगा अभी। तो इसने क्या किया भाई साहब, इधर से इलेक्ट्रॉन नीचे से खींचा और ये आवेशित होने लगी भाई। जैसे ही भू संपर्कित करते हैं तो ये धरातल से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है और ये आवेशित हो जाती है। हो गई आवेशित। इस विधि को बोलते हैं बेटा प्रेरण विधि, बिना टच करे चार्ज हो जाना। अब आपने एक मजे की बात देखी, निरावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्या देखा कि प्रेरण विधि में, विधि से निरावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आता है। कॉपी कर बेटा। अफवाहों पर ध्यान ना दे, सिर्फ पढ़ाई करे। कितनी बजे तक चलेगी मुझे भी नहीं पता भाई। लाला हम किस टाइप के आदमी हैं ये हमको भी नहीं पता। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करते करते पूरा सत्यानाश हो गया मामा।
हाँ, कॉपी हो गया दोस्त। बहुत सुंदर। अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा भाई कि क्या कि आवेशित वस्तु व निरावेशित वस्तु के बीच बल होगा। ऑप्शन ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी शून्य। अरे भाई, स्टूडियो कम से कम 12 किलोमीटर और इतना दूर, फिर दोनों अकेले नहीं आ सकते। चैप्टर छोटा है, उसको गाड़ी में संभालेगा कौन भाई। पर आई प्रोमिस कि कम से कम एक बार आप लोगों से मिलवाऊंगा, आपका बैच कंप्लीट होने से पहले पक्का मिलवाऊंगा, लाइव क्लास में मिलवाऊंगा। और दोस्त, ऐसे इंस्टाग्राम पे तो मैं मिलवाता रहता हूँ तुम लोगों से, क्लास में मिलवाऊंगा भाई। द आंसर इज ए। मात्र 58% लोगों को पता है कि साब आकर्षण का बल होगा, बाकी गधे जीरो भी हैं और प्रतिकर्षण भी है। बेटा, आपने बचपन में खेल खेला भी होगा, पर आपको पता नहीं है। जब आप स्केल को ऐसे रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे, चिपक जाते थे। कागज के टुकड़े तो निरावेशित हैं। जब स्केल को आपने रगड़ा, हाँ, तो हुआ क्या भाई कि ये आवेशित हो गया। आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, वो चिपक जाता है आकर्षण बल की वजह से। फिर कहेगा सर प्रतिकर्षण क्यों नहीं, तो ध्यान से सुन ले। मान ले ये नेगेटिव आवेशित वस्तु है, हाँ। अब जैसे इसके पास तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रखेगा, तो ये इसको ध्रुवित करेगी, तो यहां क्या आएगा प्लस, हाँ, और यहां क्या आएगा माइनस। अब आप देखोगे ये वाला बल कम दूरी पर है इन दोनों के बीच, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा प्रतिकर्षण बल की तुलना में। आप इसको पॉजिटिव कर दोगे तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा, अट्रैक्शन फोर्स करेगा भाई। बचपन का खेल खेल लिया, पर पता नहीं है क्या किया था। कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी इसकी। हाँ, अब आवेशों के बारे में और छोटी छोटी बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप विलगित निकाय को जानते हो बेटा, विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या, मैंने कहा हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें इवन हवा का एक कण भी, पार्टिकल भी अंदर नहीं आ सकता। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा एक विलगित निकाय है। मैंने कहा हाँ यार, विलगित निकाय तो है सर ये। हमने इसके अंदर 3 वस्तुएं ली, 1, 2 और 3। अच्छा, मैंने कहा हाँ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है सर। ध्यान से सुने। इस पर प्लस का 5 कूलम, इस पर प्लस का 2 कूलम और इस पर माइनस का 1 कूलम आवेश है। 3 वस्तुओं में आवेश है। हाँ, अब बाहर से आवेश नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, अंदर कुछ भी हो सकता। अंदर कुछ कुछ हुआ, और होने के बाद भाई साहब इसमें तो आ गया 1 कूलम प्लस का, इसमें 3 कूलम माइनस का। ढंग से लिखो, ए बी।
इसमें +1 कूलाम, इसमें -3 कूलाम। सी पर आवेश बताना है, सी पर आवेश बताना है। बताओ भाई। सी पर आवेश बताओ। सी वस्तु पर आवेश बताएंगे भाई। कितना? अब मैंने आपको कोई कंसेप्ट नहीं बताया, पर आप मैक्सिमम बच्चा जवाब दे पा रहा है भाई। उसको पता है कि कोई चीज बाहर नहीं गई, अंदर नहीं गई, तो टोटल तो वही रहेगी ना। टोटल आवेश क्या रहेगा? सेम। कि पहले का कुल आवेश 5 + 2 -1 बराबर बाद का कुल आवेश 1 -3 प्लस का क्यू मान लो, क्यू सी। तो सर ये हो गया कितना? 6 बराबर -2 प्लस क्यू सी, तो ये आ गया 8 कूलाम। आपने क्या किया? आवेश संरक्षण। पहले वाला और बाद वाला कुल आवेश क्या रहा? सेम। तो ये है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेशों का गुण क्या है भाई? कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, हमेशा नियत रहता है। यह है भाई साहब आवेश संरक्षण। क्लियर है? हाँ या ना? कॉपी करो दोस्त। मैंने क्यों टोटल कब 0 बोला रे? नियत बोला है। कुछ भी लगा ले अपने ही मन से, गधों की तरह। हेलो। हो गया क्या? हो गया भाई। अब एक है आवेशों की योज्यता या आवेशों का क्वांटीकरण। मैं आपसे कहूं कि आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान बताएं भाई। आवेश का न्यूनतम मान कितना है भाई? न्यूनतम मान बताओ भाई, बताओ बताओ। मैंने कहा आवेश का न्यूनतम मान है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं अगर आपसे ये कह दूं भाई कि हमारे पास एक वस्तु है भाई, हाँ, एक आदमी आता है कि साहब मुझे इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन है भाई, ये कहता है कि यार मुझे 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, उधार दे दो। मैंने कहा ले जा यार, तू भी क्या याद करेगा। एक ने कहा कि यार मुझे 5,000 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा ले जा भाई। ले जा। अब इसको घमंड हो गया भाई, किसके पास तो हजारों हैं, ये तो कुछ भी दे सकता है। फिर एक जना आया, उसने कहा कि मुझे आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए। आधा इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा। इसने अपने सारे मंत्र लगा दिए भाई, सच बता रहा हूं। ए माई दे माई, दे दे बाबा भला करेगा तेरा। अरे दे दे भैया, आधा ही मांगा है, तेरे पास तो करोड़ों है। कहता है नहीं मिलेगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा।
2.5 दे दे नहीं मिलेगा, 3.5 दे दे नहीं मिलेगा। अरे आधे में ही क्यों चाहिए तुमको भैया, हम हजारों करोड़ों दे सकते हैं, आधा नहीं देंगे। 50.5 दे दे नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मतलब ये कहना चाहते हैं भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान से छोटा मान संभव है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 1000 ले ले, 10,000 ले ले, 5,000 ले ले, करोड़ ले ले, आधा नहीं मिलेगा। मतलब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के न्यूनतम मान के टुकड़े नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम मान को, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा मान। क्या भैया? छोटा मान सबसे। तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी कि आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे छोटा मान संभव नहीं है। उससे ज्यादा मैंने कहा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में आवेश के सभी मान संभव है। आवेश के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में सभी मान संभव हैं। जैसे आपसे कहे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बता क्या होगा कि साहब क्यू बराबर ए। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बता क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा भैया 2a। तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा बेटा? क्यू बराबर ne, और यहां लगाओ प्लस माइनस क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है। अब n का मान, n एक पूर्ण गुणज संख्या है, पूर्ण संख्या है, और इसे ही बोलते हैं भाई साहब आवेश का क्वांटीकरण। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत, लिख ले भाई। क्वांटीकृत का क्या मतलब है भाई? कि आवेश का सबसे छोटा मान यह है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, और इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में सारे मान संभव हैं। आधा अधूरा नहीं मिलेगा बेटा इधर। बेटा मेरी बात सुनो, 11 बजे तक तो मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, अगर मैं संडे लगा रहा हूं अपना, क्योंकि फिर आपकी हो सकता है 3 तारीख को यार, हो सकता है छुट्टी हो जाए फिजिक्स की, क्योंकि 3 को भाई साहब मुझे शादी में जाना है, 5 को भी जाना है भाई, पर 5 को तो वो कोटा के कोटा में तो मैं क्लास लूंगा और शादी अटेंड करूंगा, फिर क्लास लूंगा, मैं दिन भर क्लासे लूंगा तब भी। पर आउट ऑफ कोटा जाना है, पास में ही है, तो वहां जल्दी जाना पड़ गया तो भाई 3 को क्लास नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है नहीं होगी, हो भी सकती है, मोस्ट प्रोबेबली है कि होगी, पर अगर इन बाई चांस केस में नहीं हुई तो फिर आपका नुकसान ना हो भाई। इसलिए संडे को क्लास ली है। और ऐसा नहीं है कि मैं संडे को क्लास नहीं लेता, तब भी कोई बात नहीं बेटा, तब भी मेरे से कोई ये थोड़ी कहता कि सर आप शादी में मत जाओ, आपने तो क्लास नहीं ली, ना दोस्त। पर एक टीचर का कर्तव्य होता है, और उसको मैं बहुत भली भांति जानता हूँ पार्थ। अब रथ को आगे चलाते हैं। अब शादियों का सीजन है यार, जाना भी पड़ेगा भाई, आना जाना छोड़ चुके हैं, जाना भी पड़ेगा दोस्त।
कॉपी हो गया। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। चल रहे चल। अब तेरे प्राण निकालूंगा मैं। आज की क्लास तो बहुत बेसिक थी बेटा, सिर्फ आवेश के बारे में बताया, कुछ नहीं पढ़ाया है। आवेश के बारे में बताया, कुछ भी नहीं पढ़ाया भाई। आवेश के बारे में सारी छोटी छोटी बातें हम कर चुके हैं। बहुत बेसिक क्लास थी भाई। तो आज का तो ऐसा बर्डन लेना ही नहीं है, कल की क्लास में आपको 11th की कुछ बातें पढ़ के आनी होगी भाई। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, Q बराबर NE लगाना है। अब गधों की तरह माइनस मत लगा देना, संख्या निकाल रहे हो भाई। या एक, या फिर अगर माइनस लगाओ तो ये -1 कूलाम होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है तो फिर वो कट जाएगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है। 1.6 इंटू 10⁻19, n का मान 1/1.6 इंटू 10⁻19, 6.25 इंटू 10⁻18 आ रहा है क्या? बहुत सुंदर। क्या यही आ रहा है क्या? 10⁻18। मात्रक भी लगा देगा कोई गधा तो कूलाम आएगा ना बेटा। संख्या है संख्या, वो गधेड़े। लगा दे तेरे प्राण निकाल लूं अभी, लगा दे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का आवेश आ जाता है। पॉलीथीन पर स्थानांतरित किए गए द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए भाई। पहले बात तो ये बताओ, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसमें द्रव्यमान में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है भाई। क्या कहानी एकदम क्लियर है? हाँ या ना? निकालो भाई, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि साहब द्रव्यमान, पॉलीथीन के ऊपर ऋणावेश गया है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ये तो बात समझ आई। जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें ऋणावेशित हुई है। पहली बात, छोटी छोटी बातें जो ये आपके आतंकवादी लैंग्वेज हैं, इस आतंकवादी लैंग्वेज से हमें यह पता चला कि पॉलीथीन ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। हाँ, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुई है, हाँ, तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। हाँ, अब कितना द्रव्यमान बढ़ेगा? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? क्या मैं बता सकता हूं? क्या मैं इसको n इंटू me ले सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इतना ही द्रव्यमान बढ़ेगा? हाँ या ना? क्या तुझे ये बात समझ आई है? बोल हाँ या ना। अब मैं n कैसे निकालूं मित्र? Q बराबर Na। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर, अगर ये माइनस ले आए तो -2 इंटू 10⁻⁻7 और ये -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा बेटा। 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्त। यहां पर वैल्यू डालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कह दे कि नहीं आया है। अब जो भी आया होगा आई डोंट नो, बट ये से ही आंसर आएगा। छापा मारते चले मित्र। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। मेरी क्लास में मुंह उठा के तो आई मत जाना भाई, मुंह धो के आया कर पहले तो, और शक्ल देख के आया कर भाई।
खुद की, मेरी नहीं बेटा, हम तो डाकू हैं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है भाई। और अगर कोई सोचता है कि कैलकुलेशन तू नहीं कर सकता भैया, तो ऐसी जगह जाकर पढ़े जहां पर आपको 2+2 4 कैसे आया काट काट के बताया जाए। बिल्कुल जाओ, शौक से जाओ बेटा। तो 23-25 लाख की भीड़ में गधों की तरह कैसे घुस जाओगे पता ही नहीं चलेगा भाई। एक उदासीन गोले में इतने इलेक्ट्रॉन है, 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए तो गोले पर आवेश की गणना करो। पहले बात तो ये बताओ कि भाई साहब गोले पे धनावेश आएगा कि ऋणावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन हटा रहे तो गोला धनावेशित होगा। हाँ, क्या होगा? धनावेशित होगा भाई। अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन कुल कितना है? एल कुल कितना है? 5 × 10⁻21 है। इसका कितना प्रतिशत हटा रहे हैं? हटाए गए इलेक्ट्रॉन, हटाए गए इलेक्ट्रॉन कितने? 5 × 10⁻21 इंटू 10/100, 10%। यही तो कितना हटा दिया बेटा? 5 × 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए भैया। तो हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे गुणा कर लो भाई? क्या Q बराबर Ni? क्या हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आवेश आता है कि बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश आता है? बोल, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश आएगा कि बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा? हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा। क्या Q बराबर Ni में N क्या लूंगा? हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या लूंगा। अरे हाँ कि ना? तो ये 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रे। नहीं आया है? आया बेटा। 80 कूलाम आ रहा है क्या? छापता चल फटाफट फटाफट। बेटा हरिओम, ट्यूबवेल से पानी नहीं आता, तूने इतना जल्दी ट्यूबवेल का पानी खत्म कर दिया भाई। अभी जीवन बड़ा लंबा चौड़ा है बेटा। मत कर मित्र, अभी रगड़ दिया जाएगा इधर उधर तुझे। क्यों कर रहा है? 100 ग्राम CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करिए भाई। चलो 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 चलो। बेटा अपना नॉलेज बहुत डीप ही है, सच बता रहा हूं। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे आप ट्राई करोगे? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक गिलास में 250 ग्राम पानी है, आवेश का मान ज्ञात करो भाई। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी? हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या हमें सबसे पहले परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी? हाँ या ना? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहां से? क्या आप ये जानते हो? N/Na बराबर ग्राम में भार अपॉन अणु भार। हाँ या ना? तो यहां से N बराबर M छोटा और कैपिटल M इंटू Na। हाँ, मुझे बताते चलो भाई। इसका परमाणु भार बताओ रे, कार्बन CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताओ भाई।
अरे बताओ दोस्त कितना होगा। और CO2 में इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु में, CO2 के एक परमाणु में, CO2 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताओ। बाकी तो क्वेश्चन आसान है। अब ये आपका केमिस्ट्री का नॉलेज है भाई। ये दो बातें बता दो, एक कैपिटल M बता दो और एक ये बता दो, तो आपका क्वेश्चन हो गया छूमंतर। अच्छा 44 होता है, क्या बात है, पक्की बात। इतने सारे बता रहे तो होता ही होगा। चल ये तो लिख दे 44 भाई। हाँ लिख दिया सर। ठीक है, तुम कह रहे हो वो लिख रहा हो, मुझे नहीं पता भाई। इलेक्ट्रॉनों के संख्या बता दे भाई। CO2 के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? CO2 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है दोस्त। सर 22 होता है। अब तुम जानो भाई। अब अगर यहीं पर मामला भाई साहब ये अलग है, ये परमाणु भार है, गधों की तरह काम ना करे दोस्त। तुम पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तुम्हारे तो मुझे लगता है प्राण निकल गए। दो चार तो कह रहे पना मांग रहे भाई सर। हम क्या मांग रहे हो तुम? पना, पना मांग रहे हो, पना भैया। दो चार तो पना मांग रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन है सर। मैंने कहा बेटा NCERT उठा के देखो कभी। 250 ग्राम पानी में उसने आवेश पूछ लिया भाई। करके बताओ फाइनल आंसर। अब मैक्सिमम बच्चों ने तो बता दिया है। कुछ कुछ आंसर मुझे सही लग रहे हैं, पर कुछ गधों ने तो पता नहीं क्या ही कर्म कांड किए हैं भाई। इनका मैं क्या करूंगा मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है। कर लो यार फटाफट भाई। जिनको नहीं आ रहा, ये 6C12 होता है, 8O16 होता है। हाँ, कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए तो इसका 6। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो इलेक्ट्रॉन 8 एक में 8 एक में 16 और 6 कितना हो गया 22। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। 22 तो सही बताया आपने। परमाणु भार इसका 44 बताया होगा। हाँ, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे भाई। नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे आपके कितने भैया? M तो दे रखा है, ग्राम में भार अपॉन अणु भार। ग्राम में भार कितना है भाई? ये 100 ग्राम है। ग्राम को केजी में तो नहीं बदलना है भाई। कोई मुझे ये भी बता दो। अरे राजा, ये ग्राम को केजी में बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा? ग्राम को केजी में बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा, ये बता दे भाई। ग्राम को केजी में। भाई साहब मेरे छोटे छोटे डाउट है, मैं बड़े डाउट पूछता ही नहीं हूँ भाई। छोटा आदमी छोटे डाउट पूछता हूँ। ग्राम को केजी में बदलूं कि नहीं बदलूं? क्यों नहीं बदलूं? क्यों नहीं बदलूं? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए भाई? बदलना चाहिए कि नहीं? नहीं बदलना है गधे। नीचे भी ग्राम पर मोल होता है। गधों की तरह करते रहो तुम, इसलिए ग्राम में भार बोला जाता है लैंग्वेज में। 6.023 इंटू 10⁻23। हाँ, ये तो परमाणुओं की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों के संख्या के लिए, इलेक्ट्रॉनों के संख्या के लिए एक परमाणु में कितने 22 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या N से गुणा कर देंगे? क्या ये 22N हो जाएगा? हाँ या ना? अरे बोल, क्या ये 22N हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भाई ये ऐसे नहीं होगा छोटा। तो ये हो गया बेटा, देख बेटा 22 इंटू 100/44। कुछ गधों ने कैलकुलेशन में भाई साहब माता पकड़ लिया होगा, पर माता नहीं पकड़े बेटा। हाँ, नहीं तो माता पकड़ लेगी तुझे। 22 से 2 बार और 2 से ये 50 बार। देख कितना सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। कोई कहता मेरे से कि साहब आवेश बताओ, तो क्या Q बराबर N कर देता? बोलना। आया है क्या ऐसे क्वेश्चन? आप कर लोगे भाई। 250 ग्राम जल हो, 250 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, कुछ भी हो भाई, क्या ऐसे क्वेश्चंस में आपको महारत हासिल हो गई है? बोलो हाँ या ना। वर वधु को बुलाया जाए और अब
समय हो गया है, जल्दी करें, बोलो बोलो। बेटा अक्षरा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। कुछ गधे कह रहे हैं कि साहब एक बार और रिपीट करो। मेरी बात सुनो दोस्त, क्या ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि नहीं है? क्या ये मेरा क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने कराया, तो भाई साहब एहसानमंद रहो मेरे। हाँ। अब जिन गधों को मोल निकालने नहीं आते भाई, मैं रिपीट कर भी दूंगा तो क्या वो समझ जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है भाई। कुछ और अच्छा मिलता है तो देखते हैं। आपको ये बताना है क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश हो सकता है? क्या ये आवेश संभव है? क्या ये आवेश संभव है? क्या ये आवेश संभव है? देखो भाई, है कि नहीं? ये आपका होमवर्क है। बेसिक क्वेश्चन भाई। चलो ये कर लेते हैं यहीं पे। दो एक समान धातु के गोले ए और बी संपर्क में रखे गए, जिन्हें अचानक स्टैंड पर रखा गया है। यदि ऋणात्मक एबोनाइट की छड़ को ए के पास लाया जाए तो ए और बी के में किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे? ये तो अक्ल लगाओ भैया। क्यों? क्योंकि देखो, ए और बी तो संपर्क में है, यानी कि यहाँ चालन विधि प्लस प्रेरण विधि का कुछ कुछ खेला है। बोलो आज के आनंद के जय हो। मजा आया दोस्त आज। अब हम कल की क्लास में कूलाम से स्टार्ट करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं। सदिश योग आपको पूरा आना चाहिए। कल की क्लास अगर आपको ढंग से पढ़नी है तो सदिश योग आपको आना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, रेपटा खींच दूंगा नहीं पढ़ के आया तो। सदिश योग गुणोत्तर श्रेणी आपको आनी चाहिए कम से कम, ये कल की क्लास के लिए। और एक आवर्तकाल निकालना, एसएचएम में आवर्तकाल निकालना सिखाया था, वो तो अभी लेटेस्ट है भाई। आवर्तकाल एसएचएम का जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आपको आने चाहिए। बाकी होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, 2-4 ही दिए हैं। तो आपको कल की क्लास ऐसे एक अच्छे बच्चे को लगेगी उसको सब रिवीजन है। अच्छा बच्चा नाच रहा होगा और गधेड़ा रो रहा होगा, पता नहीं क्या पढ़ाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो मैंने कहा तू यहाँ क्या लेने आता है? हैं? यहाँ तू क्या लेने आता है भाई? चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।